नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद योगी सरकार 2.2 एक्शन में दिखाई दे रही है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई जगहों पर तो बुलडोजर भी चल गए और अभी तक अगर हम बात करें तो 56 अपराधियों ने अभी तक आत्मसमर्पण भी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एंटी रोमियो स्क्वाड भी अब सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया है। बड़ी बात यह है कि लगातार अब सीएम ने यह आदेश दिया है कि 100 दिनों के बाद आपको एक रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। यानी कि 100 दिन का ही टारगेट दिया गया। 100 दिन बाद मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। तो वही सीएम योगी खुद जिलों के दौरे करने में जुटे हुए हैं। सीएम योगी ने अपने दौरे की शुरुआत अयोध्या से शुरू की है, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी की, जिसके बाद अंबेडकर नगर में भी समीक्षा बैठक की गई। तो वही आज सीएम योगी वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर भी हैं। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, जहां विधानसभा चुनाव में मिले काशी के समर्थन का धन्यवाद करेंगे, तो दूसरी तरफ काशी में विकास योजना को लेकर अधिकारियों संग बैठक भी करेंगे। जिसके बाद कल वो नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे। आपको बता दें कि योगी सरकार 2.0 में लगातार सक्रियता दिखाई जा रही है, कार्रवाई की जा रही है और बड़ी बात यह है कि अब भूमाफिया, नकल माफिया, शिक्षा माफिया अब खौफ में है। माना यह भी जा रहा है कि योगी सरकार आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा विकास से जोड़ते हुए सेट कर रही है। योगी सरकार 2.0 ने 2024 की शुरुआत अभी से शुरू कर दी है। तो क्या यह माना जाए कि 22 के तर्ज पर अब 24 की तैयारी हो रही है, यानी कि विधानसभा में फतह हासिल करने के बाद अब 2024 में लगातार बीजेपी की निगाहें हैं और बार बार इस बात का जिक्र भी किया गया है कि दिल्ली अगर जाना है तो उत्तर प्रदेश से होकर ही जाना है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में अपने गढ़ को मजबूत करने में लगी हुई है भाजपा। जो थोड़े बहुत नुकसान हुए हैं उस पर वापस काम कर रही है भाजपा और योगी सरकार की तरफ से पहले ही ये सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि हमें लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं की सुरक्षा पर काम करना है और लगातार काम किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि 2.2 यानी कि सरकार वापस रिपीट हुई और शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद ही जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद से ही वो लगातार एक्शन मोड में दिखे। खास तौर पर मंत्रियों को भी एक सख्त निर्देश दिया गया कि 100 दिनों के अंदर आपको काम करना है, आपको प्रूफ करना है कि किस तरीके से आप काम कराएंगे। कि 100 दिनों के इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अब आने वाले वक्त में और भी फैसले लिए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि पिछले 5 सालों में जो कुछ कार्य हुए अब उसमें और क्या क्या काम जुड़ते हैं। पिछली बार हमने देखा अहम मुद्दे थे, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार प्रायोरिटी पर थी और प्रायोरिटी के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काम किया गया, जिसकी वजह से ही एक बड़ी वजह कानून व्यवस्था मानी जा रही है योगी सरकार 2.0 की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जिक्र किया जाता है कि वो माफियाओं पर शिकंजा कसा गया, नकल माफियाओं को लेकर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। हालांकि अगर हम अभी बात करें तो इंटरमीडिएट के पेपर जो है वो लीक हो गए हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर भी दिखती हुई दिखाई यहां पर नजर आ रही है और इसलिए विपक्ष लगातार हमलावर है। तो ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं और तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ इस वक्त कृष्णकांत पांडे जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, अशोक यादव जो कि सपा का पक्ष रखेंगे और पीयूष पंत जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और थोड़ी देर में भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शरद त्रिवेदी भी जी यहां पर जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले पीयूष जी आपसे करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप और एक बड़ी समझ, एक बड़ा अनुभव है आपके पास। आप समझते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो किस ओर जा रही है, लेकिन आपको क्या लगता है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने की राह पर क्या उत्तर प्रदेश सरकार सही काम कर रही है? बिल्कुल, देखिए 2024 टारगेट है और 2022 में जो जीत इनको मिली है और दोबारा जो है कि योगी आदित्यनाथ को जनता ने भेजा है, तो निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा के साथ और एक नए इरादे के साथ जो है वो दिखाई देता है कि योगी आदित्यनाथ जो है अपने काम पे लग गए हैं और टारगेट तो निश्चित रूप से कि सबसे बड़ा टारगेट तो उत्तर प्रदेश का चुनाव था और जिसको इन्होंने फतेह कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि काफी कुछ था, रोष था लोगों के अंदर, आक्रोश भी था और जो है कि विपक्षी दल जो है कि खासकर समाजवादी पार्टी गठबंधन काफी टक्कर दे रहा था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ का चेहरा जीत हासिल करी है। तो निश्चित रूप से अब 2024
की टारगेट है आवाज भारतीय नहीं आ जनता रही पार्टी का। भाई। और उसमें जो है कि इनको भारतीय जनता पार्टी का एक टारगेट ये भी रहता है कि जो है पिछली बार से ज्यादा सीटें लाने का रहता है हमेशा। तो निश्चित रूप से मेहनत शुरू हो चुकी है उसकी। और आदित्यनाथ जो से दिखाई दे रहे हैं एक्शन मोड में, तो वो उसी का एक इशारा है कि निश्चित रूप से जो है कि वो आवाज आ रही है? ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश से जो है वो लेके जाना चाहते हैं, ये कोशिश उनकी है। इसीलिए आप देखिए लगातार और सबसे पहले काम किया गया जो है कि जिस तरह से जो है दो, एक डीएम को और एक एसएसपी को जिस तरह से हम्म सस्पेंड किया गया है हम्म और करप्शन के चार्जेस दिखा के, हम्म उसके बाद जो है जिस तरह से आपका नाम जेवीसी चलाई गई हैं, जो इलीगल ऑक्यूपेशन से उनके ऊपर उस तरह आवाज आ से रही जो है? है कि ये तमाम तरह से एक संदेश देने की कोशिश हो रही है। और योगी आदित्यनाथ भी जो है अपने दौरे पे आज निकल गए और अयोध्या से होते हुए बनारस का दौरा है। हम्म और तो ये तमाम विकास के कार्यों को देखने की क्या प्रगति, तो वो एक संदेश देना चाहते हैं निश्चित रूप से। जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने करी है उत्तर प्रदेश को बनाने की, उसकी तरफ जो है ले जाने की कोशिश है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि भले ही ये इस तरह के एक मैसेज दिया जा रहा है कि करप्शन के खिलाफ और जो है कि एक्शन लिया गया है, हम्म लेकिन चाहे डीएम का मामला हो सोनभद्र का, या फिर जो है गाजियाबाद के एसएसपी का मामला है, हम्म वहाँ की ग्राउंड रियलिटी कुछ और भी कह रही है कि किस तरह से आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के शिकायत पे या उनके हितों को प्रोटेक्शन देते हुए जो है किस तरह से जो है अधिकारियों पर एक्शन किया ठीक है, तो यानी कि ये आप ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं योगी सरकार जो है वो करप्शन को लेकर काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम कर रही है। और एक रिपोर्ट कार्ड के तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से तमाम दावे किए जा रहे हैं उस पर काम करती हुई दिखाई दे रही है भाजपा। अशोक जी, आपका रुख कर लेते हैं। देखिए, पीयूष जी तो कह रहे हैं कि लगातार भाजपा सही सही काम कर रही है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ले, चाहे रोमी स्क्वाड की बात कर ले, चाहे करप्शन की बात कर ले, चाहे भूमाफियाओं की बात कर ले, वहां पर काम हो रहा है। हेलो। जी अशोक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? हाँ, आपको मेरी मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है सर। देखिए, अभी सरकार को कितने दिन हुए हैं? अभी जी। शपथ को मात्र मात्र अभी 4-5 दिन हुए हैं। हम्म आप पिछले 5 साल छोड़ दीजिए, 10 तारीख को रिजल्ट आने से लेके शपथ लेने तक हमारे पूरे प्रदेश में 42 मर्डर होते हैं। ये मेरे पास रिकॉर्डेड 36 मुलाकात होते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, देखिए टेलीविजन पर जो लोग देखते हैं वो अलग विषय है, आप अखबार पढ़ के देखिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, से तेज कदम आते हैं अखबार में ज्यादा, टेलीविजन पर कम आते हैं। आप अखबार पढ़ के देखिएगा। 5 साल छोड़ दीजिए, 10 तारीख के बाद से लेके 25 तक इतना अपराध पूरे प्रदेश में हुआ है। अपराध के साथ साथ गरीब के जो थाली थी, इतनी महंगाई करती, इतनी महंगाई करती, इतनी महंगाई करती, चाहे सब्जी हो, पेट्रोल, ये छोड़ दीजिए, गरीब आदमी की चीजें छोटी छोटी वो महंगी कर दी। पूरे 15 दिन में इनका रिपोर्ट कार्ड सामने आ गया है। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड तो था ही। किसानों की कितनी मौत हुई है, कितना किसान कुचले गए, कितना अपराध बढ़ा है। 12 से 17 से जो अपराध हुए थे उससे 1.5 गुना रिपोर्टेड हुए हैं। तो ये जो सरकार बनी, ये नहीं बनी कि सिर्फ बहुत से काम किए थे। इन्होंने 15 करोड़ लोगों के जो गरीब मान के, आप समझिए सारे दुनिया में हिंदुस्तान का अपमान हुआ, जहां का प्रधानमंत्री इस प्रदेश का है, उस प्रदेश के 15 करोड़ देश में 15 करोड़ लोगों को गरीब बना के उनके झोले में, उनके मुंह में अनाज डाला गया। ये शर्म की बात है। उद्योग लगने चाहिए थे हमारे प्रदेश के अंदर, रोजगार खत्म, रोजगार हमारा जो था वो बढ़ना चाहिए था, अस्पताल बड़े खुलने चाहिए थे, यूनिवर्सिटीज खुलने चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन भाजपा तो कह रही है, भाजपा तो ये कह रही है कि हमने कितने एम्स खोल दिए, हमने कितने विश्वविद्यालय खोल दिए। वो तो दावा कर रही है कि हमने हेल्थ सिस्टम को और मजबूत किया है। सामने बता दीजिए ना, एक किसी का उद्घाटन बताइए किया हो? नहीं, कोई जो उद्घाटन किए गए थे अखिलेश सरकार के कामों पर खाली सीमेंट लगा दिया गया, कोई नया काम इन्होंने किया हो, इसका शिलान्यास भी किया हो, इन्हें उद्घाटन भी किसी बड़े का काम किया हो? आप एक बता दीजिए। मैं आपसे सचिन जी, आज मेरे साथ फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं, आप एक बता दीजिए हमको, जब कभी भी हमारे इस 5 साल के अंदर इनने शुरुआत की हो, जो बांध, बड़े बड़े बांध थे कांग्रेस सरकार के पड़े थे, उन्हें पूरे करके ठप्पा लगा दिया अपना। कोई काम की शुरुआत नहीं की है, कोई बड़ा काम करके नहीं दिया हमारे प्रदेश के अंदर। हमारे प्रदेश में पहले गरीब थे 5 करोड़, इन्हें बना दिया 15 करोड़। इसलिए बना दिया कि मोदी जी मुंह से कहते थे कि हम प्रदेश के 15 करोड़ को गल्ला देके उनका पेट भरेंगे।
आज हमारी पेट भरने की स्थिति है। आजादी के 75 साल बाद भी हम पेट भरने की दिए, हमारी जिंदगी होती है हम और भी बड़े काम करें, बच्चे हमारे लेके पढ़े, बच्चे हमारे आगे बढ़े, हमें सम्मान का रोजगार मिले। हमें केवल जो है भिखारी बना के आप मुझे गल्ला दे देंगे, 1 किलो घी दे देंगे, आप हमें कहां ले जा रहे हैं? आप इस प्रदेश को ले कहां जा रहे हैं? सारे दुनिया में इस बात की चर्चा है सचिन साहब। अमेरिकी पत्रिका मैंने पढ़ी है, उसका मैं अगले बार आपके सामने रखूंगा। चलिए ठीक है कृष्णकांत जी, ठीक है सर, ठीक है। देखिए तमाम बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। कृष्णकांत जी आपका रुख कर लेते हैं। क्लियर आरोप है भाई। ठीक है सर, ठीक है सर। तमाम बड़े आरोपों के बावजूद भी आखिर क्यों जनता ने भाजपा को चुना, आखिर क्यों भाजपा की वापसी हुई? कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग तो ये मानता है ना कि भाजपा लगातार काम कर रही है, चाहे वो राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर काम कर रही हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और काम किया गया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम किया गया। कृष्णकांत सचिन जी, सचिन जी, शुरुआत करता हूं यहां से कि अभी सरकार को बने कुछ 5-6 दिन हुए जी, और एक भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश की जनता ने इस सरकार को पुनः 5 साल के लिए अपना जनमत दिया है। ऐसे में हम आज ही सरकार की आलोचना और विरोध करना शुरू करें, बहुत उचित प्रतीत नहीं। दूसरी चीज, मैं अगर ये कहूं कि पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार केवल उत्तर प्रदेश में हुआ, तो आज हमारा कहना उचित इसलिए नहीं होगा कि जनता ने इसके बावजूद पिन कोड दिया। हम ये कहें कि पिछले बार इन्होंने कहा था कि 45 दिन के अंदर पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। विपक्ष के किसी नेता ने, किसी विधायक ने, किसी ने यह मांग नहीं की थी कि मुख्यमंत्री जी आप 45 दिन में गड्ढा मुक्त पूरे उत्तर प्रदेश को कर दीजिए। अरे हम तो कहते हैं कि 6 महीना में करो, 1 साल में करो। 45 दिन में यह हुआ कि पैसे का बंदरबाट हो गया। बारिश होते ही सरकार बनने के बाद पूरा जो है वो एक तरह से सड़कें फिर से उसी तरह गड्ढा युक्त हो गई। तो हम तो ये भी नहीं कहते हैं, बहुत अच्छा हुआ इस सरकार के बनने के बाद से उन्नाव में जिस तरह से ब्रह्म हत्या से इस सरकार की शुरुआत हुई, एक ब्राह्मण की हत्या से, मैं समझता हूं इस सरकार के लिए एक शुभ संकेत है। कम से कम हत्या से शुरुआत हुई। अभी हमारे मित्र अशोक जी कह रहे थे कि 40 से ज्यादा मर्डर, 30 से ज्यादा रेप 10 तारीख के बाद अब तक हो गए। तो मैं कह रहा हूं अगर जनता को यह चीजें पसंद थी, क्योंकि पिछले 5 साल भी यही सब होता रहा, अगर इसके बावजूद भी जनता ने वोट दिया तो मैं कौन होता हूं इनकी आलोचना करने वाला। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता ने जो फैसला लिया वो गलत है? मैं कहां कह रहा हूं, अरे जनता जनार्दन है, हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र को स्थापित करने में केवल और केवल कांग्रेस और साथियों का लोगों का हाथ रहा है, जो आज राष्ट्रवाद की बात कहते हैं, जिनका राष्ट्र से कभी कोई लेना ही नहीं रहा है, लेकिन वो राष्ट्रवाद चूंकि अपने ही मुंह से सर्टिफिकेट देना है। मैं कहां कह रहा हूं कि जनता ने कुछ गलत किया है? मैं तो भैया जनता मेरे सर माथे पे, मुझे नहीं वोट दिया तब भी मैं जनता के चरणों में शीश नवाता हूं। जनता आज नहीं कल तो समझेगी, कल हमको वोट देगी। जनता ने ही हमें इतने दिनों तक दिल्ली से लेके लखनऊ से लेके हर जगह सत्ता पे गद्दी पे बैठाती रही है। तो जनता तो हमारी भगवान है, जनता हमारी ईश्वर है, इसलिए हम जनता की शिकायत तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, और ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ इस वक्त शरद जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। शरद जी आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी शरद जी, बड़े आरोप लग रहे हैं सर। आरोप ये लग रहे हैं कि आप सिर्फ भाजपा पार्टी सिर्फ बोलती है, काम कुछ नहीं होता है। और हमारे साथ यहां पर कृष्णकांत पांडे जी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद की बात वो कर रहे हैं जिनका राष्ट्र से कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, देश का विभाजन जिस पार्टी ने कराया है उस पे राष्ट्रवाद से तो हमें नहीं लग रहा उनका कोसों तक कुछ पढ़ लिख के आए हो आप, और दूसरी आप पढ़ लिख के आए होंगे। देश का विभाजन किसने किया? गांधी जी को देश का विभाजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचार थी। देश का विभाजन सावरकर जो माफी वीर था उसकी परिकल्पना थी। देश का विभाजन माफी वीर सावरकर की परिकल्पना और श्यामा प्रसाद, ठीक है कृष्णकांत जी, उनको बोल लेने दीजिए, अभी जुड़े हैं वो, बोल लेने दीजिए उनको अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है कृष्णकांत जी, ठीक है सर, बोलिए शरद जी। मित्र, अगर पांडे जी का जो आला कमान है, अगर आला लगा के वो लोगों की बातें सुन लेता, उनके दिलों की धड़कन सुनता, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती कि उत्तर प्रदेश में इनकी ये हालत है और खाली 2 राज्यों तक सीमित है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि क्या करें, हम 2 राज्य से ज्यादा बढ़ने के लिए हम इस देश को बेच दें, 70 साल से बढ़ाई हुई देश की चीजों को हम बेच दें, हम देश को गिरवी रख दें। हम तो इस देश के बनाने वाले हैं मित्र।
आप बताइए, आप तो बेचने आए हो, 7 साल में आपने कितने उद्घाटन किए? वो बता रहे हैं सर, कृष्णकांत जी, उद्घाटन नहीं होता है, कृष्णकांत जी, नीलाम हो उनको जाता बताने है। तो दीजिए। कृष्णकांत जी अरे सुनिए क्या तो सही बताएं सर, कि उनके पास सुन कुछ लीजिए है ना, ही नहीं है। सुन लीजिए, देश सुन का लीजिए, गद्दार- वो जवाब दे रहे हैं सर। कृष्णकांत जी पांडे जी वो सुन जवाब दे रहे लीजिए, हैं, सुनिए ना। पांडे सुन लीजिए। शरद जी आपकी कंप्लीट मैंने कीजिए। यही कहा कि समस्या है कि आप सुनने को तैयार नहीं है। अगर सुनते तो ये पांडे नौबत जी सुन नहीं लीजिए, आती। पांडे जी सुन लीजिए। आप बोलिए सर, बोलिए और जी, बोलिए। जो ये अपराध की उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं, राजस्थान में रीट का इम्तिहान हुआ है जिसमें 29,000 बच्चों का भविष्य अंधकार में आ गया है, क्योंकि वहाँ राजस्थान में राजीव 8 रुपए के पर्ची पे हमने राजीव 8,000 तक की गांधी दवा सबको फ्री कर दी। राजीव गांधी और इंटर के अरे पेपर के कृष्णकांत जी बारे में सुनिए ना बताएंगे। सर, सर अरे सुन क्या लीजिए सुने, गलत सर, मेरी बात सुनिए ना सर, सर ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं सर, देखिए आपने अपनी बात कही ना। मुख्यमंत्री की और बनते ही अशोक नहीं। कृष्णकांत गहलोत जी, जी जब बात कर रहे कृष्णकांत थे, जी अशोक सुनिए ना सर, गहलोत जी देखिए अगर ऐसे वहाँ के आप हमारी बात तो सुन नहीं रहे, आप हमारी बात तो सुन नहीं रहे हैं। के साथ जब मीटिंग करी तो अशोक गहलोत जी ने उनसे पूछा, ये अशोक गहलोत जी का कथन है, मेरा कथन नहीं है। अशोक गहलोत जी ने भरी महफिल में जब अपने टीचर से बात करी, अध्यापकों से, कि क्या यहाँ अध्यापकों की भर्ती में पैसे लगते हैं, तो सारे अध्यापकों ने उनसे कहा बिल्कुल लगते हैं पैसे। ये पब्लिक हाथरस में मीटिंग में 2 ये बजे बात रात हुई है, को ये हमने लड़की नहीं को कहा है। पेट्रोल छिड़क के फूकने में कितने पैसे मिलते हैं ये बता और दीजिए हमको। जो आपने आपके बता साथ दो ना, दिक्कत ये थी कि इंटर का आपको पेपर भारतीय कितने में व्यापारियों आपने से लीक दिक्कत करवाया थी। है ये आप बता दो। आपको अरे शरद भारतीय जी, व्यापारियों से दिक्कत थी, शरद इसलिए जी, आपने भारतीय व्यापारियों को रक्षा सौदों में, रक्षा के प्रोडक्शन में नहीं आने दिया। लेकिन शरद जी आपको सुनिए ना, विदेशी ये तो आरोप लगा रहे हैं, ये तो आरोप लगा रहे हैं कि इंटरमीडिएट की परीक्षा आपने लीक कराई है। ठीक है कृष्णकांत जी, एक मिनट रुकिए सर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं ठीक है कृष्णकांत जी, एक मिनट रुकिए सर, होल्ड कीजिए आप, सवाल मुझे करने दीजिए। भी डील ऐसी नहीं है आज तक। इनसे लेके जीजाजी तक पूछ रहा हूं सर, पूछ रहा हूं सर, पूछ रहा हूं सर, आप बार बार इनसे पूछिए राफेल ठीक है, के बारे में फिर कितना एयरबस रुपया लिया है इनके फिर प्रधानमंत्री 2G ने। में, फिर जीजाजी में, फिर सबमरीन अरे डील तो में। जीजा जी आपके जो बैठे जो देश में गिरे, उस जीजा जी के बारे में क्या एक बताओ? लाख पांडे जी करोड़ सुन लीजिए, पांडे जी सुन लीजिए। एक अरे लाख जी, मेरे करोड़ आपसे के निवेदन है, सर जी को सुनना, जवाब देना। राजनीतिक औलाद है, इनको सुनने बैठे हैं। 1 लाख अरे हमने इस देश को बनाया है, लोकतंत्र कायम किया, इस देश को दुनिया में स्थापित करने अरे का काम कृष्णकांत किया जी, है। अगर आपने देश को इतना बना हम लिया, इनके झूठ सुनिए मेरी सुनने बात सुनिए बैठे हैं। कृष्णकांत जी, अगर आपने देश के लिए इतना काम किया, तो आखिर आप फिर वहां क्यों बैठे हैं सर? अरे दो सीटों पर सिमट कर रह गए हैं, मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जनता आज हमको नहीं चाहती है, सरकार में कुछ देखना चाहती है, जनता का भी टेस्ट है, जनता चाह रहे है कुछ दिन जरा इनको भी देख तो लिया जाए। जनता का बहुत दिनों तक प्रश्न है, कांग्रेस तो को जवाब हमने तो सुनिए सर, आप तो बीच जनता बीच का में तो बोलते रहे हैं। आशीर्वाद जिसको अगर मिलेगा जनता वो का रहेगा, प्रश्न लेकर जनता आप के बैठे तो हैं, स्वागत सुनिए ना बढ़ेगा। सर, जनता का प्रश्न अगर आप लेकर बैठे तो सुनिए तो सही, आप सुन ही नहीं रहे हैं। 1 लाख करोड़ के जो पैसे लगे हैं, जो हमारे अशोक भाई के पैसे लगे हैं, पांडे जी आपके पैसे लगे और मेरे पैसे लगे, 1 लाख करोड़ जो एयर इंडिया में डूबा है वो हमारे, आपके और अशोक जी के पैसे लगे हैं। वो एयर इंडिया कितने में बिक गया? दान में पैसा नहीं आ गया था। और सारे दिल्ली में एयरपोर्ट जब कैसे दिल्ली बिक में, मैं गए? आपको बता रहा हूँ, दिल्ली 26 में लाख जब करोड़ रुपया DMRC पेट्रोल थी, से आया, 131 अरे दिन आप तक पेट्रोल लीजिए। के दाम क्यों नहीं बढ़े? अरे मैं हाथ जोड़ के 137 विनती दिन कर रहा तक हूँ, पेट्रोल के दाम क्यों स्थिर रहे? चलिए ठीक है, ठीक है सर, आप होल्ड सर, शरद जी एक मिनट रुकिए सर, शरद जी एक मिनट रुकिए सर, शरद जी आप लोग ठीक है। टीवी चैनलों पे आते ठीक है, कैसे हो? आप ठीक लोग है, शरद जी एक मिनट नहीं रुकिए आती सर, क्या? कृष्णकांत जी, पानी सुन लीजिए उन्हें। ठीक है कृष्णकांत जी, पानी सुन लीजिए, पूरी बात कृष्णकांत जी, जवाब दीजिए। उसके बाद महंगाई आपके समय में भी थी, घोटाले आपके समय में भी हुए। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, पहले सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए सर, पहले सर, देखिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अनुरोध है सर, हम अनुरोध है मेरा आपसे कि पहले सवाल सुनिए सर, पहले सवाल सुनिए सर, पहले सवाल तो सुनिए सर, सर सवाल तो सुनिए सर। आपके यहां यानी कि आपकी पार्टी का ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो कि भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त ना हो। एक लंबी फहरिस्त सर, एक लंबी फहरिस्त सर, वो आप भी जानते हैं सर, वो आप भी जानते हैं सर। चैनल के एंकर नहीं, आप गलत आरोप लगा रहे हो। नहीं, मेरी बात सुनिए सर, किसको सजा हुई है? सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मामले में जितना चिल्लाया गया, आप सुन क्यों नहीं रहे सर? आप बात तो सुनिए, आप बात तो सुनिए सर। चलिए ठीक है पीयूष जी, ठीक है, एक मिनट रुकिए सर, ठीक है सर, पीयूष जी, ठीक है गलत बात बोल रहे हैं। ठीक है पीयूष जी, देखिए आप लगातार ये समझ रहे हैं कि आगे देश की राजनीति किस ओर जा रही है और कौन सी पार्टी कितनी भूमिका निभाती है। आप जरा ये करें, ये क्रिस्टल क्लियर वाली बातें अगर हम करें
तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार कांग्रेस सिमटती हुई जा रही है, आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है सर? देखिए, सबसे बड़ी वजह यही है कि कांग्रेस जो है कि उस तरीके से कभी भी राजनीति करती हुई दिखाई नहीं देती जैसे उसको दिखाई देना चाहिए। वो एकदम ही एक ढीली ढाली सी एक स्थिति में रहती है। पीयूष जी की और आवाज वहीं पे नहीं आ रही, भारतीय थोड़ा जनता बढ़ाइए। पार्टी आवाज बहुत कम आती मुस्तैदी के पीयूष साथ जी, जो है, आपका कुछ पीयूष जी की चुनाव आवाज लड़ने थोड़ा की बढ़ाइए। हम तो इसलिए सुनना चाहते हैं, हमारे ठीक है, एनवायरनमेंट के आप रेफरी ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। संगठन बहुत कमजोर है, कांग्रेस उस पर तवज्जो नहीं देती है। जो पुराने नेता हैं उनकी अपनी गुटबाजी इतनी ज्यादा है पीयूष वहां जी की पे आवाज ही नहीं कि सुन वो पा जो रहे। है पार्टी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो कांग्रेस भले ही, देखिए कांग्रेस, एक बात हमने और देखा उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान, कांग्रेस ने मुद्दे उठाए जो जनता के मुद्दे थे, और कांग्रेस जनता के साथ उतरी भी मैदान पे, लेकिन कांग्रेस को उतने वोट मिले नहीं क्योंकि कांग्रेस का संगठन नहीं है। लोगों और आप 6 महीने में 8 महीने में अगर काम करेंगे तो इनकी उससे आवाज आपको हम नहीं सुन सत्ता पा रहे। मिलेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही मजबूत संगठन है, और भारतीय जी जनता की पार्टी आवाज नहीं जो है आएगी तो फिर जवाब कैसे खत्म देंगे? हुआ, दूसरे पे काम करना शुरू कर। उनका तो फैसला मानते हैं, पत्रकारों का फैसला वो मानते हैं। आपके अंदर वो एकदम इस तरह का अशोक एक जी, वो कमिटमेंट, तकनीकी खामी है, इस तरह उसे की सही एक करने की कोशिश कर रहे हैं। कि अब तक आपको आवाज पार्टी पहुंच चलिए जाएगी। ठीक है, इट्स ऑल राइट सर, इट्स ऑल जी राइट, वेटिंग फॉर वर्डिक्ट। जी, पीयूष जी बोलिए। जी, वो मैं कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत कमजोर है। दूसरा, उनके नेताओं में पार्टी को जिताने की एक जो एक पैशन होता है, वो पैशन भी नहीं है उसमें कि किस तरह से हमको चुनाव जीतना है, अपनी सरकार बनानी है। तो सरकार लगभग बनने वाली होती है, वहां भी जो है उनके इनके एमएलए जो है बिक जाते हैं। तो वो ये जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनके इस तरह का कोई भी दबाव नहीं बना पाता है या अपने पास रख नहीं पाता है। तो ये जो कमजोरियां तमाम है, मुझे लगता है सबसे बड़ा कमजोरी है कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो उतना पैशनेट नहीं है कि उसको चुनाव जीतना है। उसको जो है कि जनता के साथ बीच में रहना है हमेशा, और जनता के संघर्षों को आगे बढ़ाना है। हालांकि कांग्रेस ने जो लगातार जो है, चाहे बलात्कारी मामला हो, उत्तर प्रदेश में हमने देखा, या दूसरे मामले हो, उसमें प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सब गए, चाहे हाथरस हो, चाहे दूसरी जगह हो, लेकिन उसके बावजूद अगर जनता उनको समर्थन नहीं दे रही है, इससे एक बात तो ये भी साफ है कि क्या जनता अपने साथ जो लोग खड़े होते हैं, जो पार्टी खड़ी है, उनका साथ नहीं देना चाहती। उसका मकसद क्या है? सिर्फ यही है कि मंदिर और मस्जिद के नाम पे जो लोग बात करते हैं, तो उसी के साथ आना चाहते हैं आगे। ठीक है सर, जो है क्या ठीक है बुलडोजर सर, के माध्यम से कानून की प्रक्रिया का फॉलो न करके आप बुलडोजर चला के जो है एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप कानून लगा रहे हैं, माफियाओं को कस रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप कानून समझते नहीं होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जिस तरह से जो है कि नागरिकों के, लाखों के नागरिकों को जिस तरह उनको विरोध प्रदर्शन करने पे जिस तरह से उन पे फाइन लगाया गया, उनकी प्रॉपर्टी कुर्की की गई। नहीं बिल्कुल, देखिए एक्शन में योगी सरकार है, लगातार हम देख रहे हैं। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो 10 मार्च के बाद कई जगहों पर, यानी कि 22 जगहों पर बुलडोजर जो है अभी तक चल चुका है। और जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, मैं जो जहां तक पढ़ पा रहा हूं कि 56 अपराधियों ने अभी तक आत्मसमर्पण भी किया है। लेकिन अशोक जी, आपको क्या ये लगता है कि बुलडोजर चलाने से लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने में कहीं ना कहीं आप चुके हैं? और उत्तर प्रदेश की सरकार का ये साफ तौर पर कहना है कि जितने भी भूमाफिया हैं, खनन माफिया हैं, वो सपा सरकार में ही पनपे हैं। नहीं, ये तो इसलिए कहना गलत। देखिए, फर्क इतना है जी, हमारे शासन काल में कुछ थोड़ी बहुत दबंगई, दादागिरी होती थी, लेकिन इनका कब सब पर्दे के थोड़ी पीछे बहुत होता सर, है। थोड़ी बहुत सर। नहीं, मैं मानता हूं, इसमें क्या दिक्कत है भाई? ऐसा है, थोड़ी बहुत हो सकती है। इनके सरकार में तो जो दबंगई पर्दे के पीछे हुई, अच्छा, पर्दे के पीछे होने से ही ऐसा हुआ कि इन्होंने सारे जिला पंचायत चुनाव जीत लिए। इसके बाद ये हुआ कि हमारे पूरे प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ कि 8 बार लगातार हमारे पर्चे लीक हुए। आप क्या नहीं समझते? आप भी बच्चा होगा, आपके भाई होंगे, उनको मन में क्या आता होगा कि हमारा पढ़ना लिखना बेकार है। जब अच्छा बताइए, 8 बार तो लीक पकड़ा गया है, और कितने बार पकड़ा नहीं जाता है? एक चोर जब चोरी 100 बार करता है तो 2 बार पकड़ा जाता है। 8 बार अगर इनके लीक पकड़ा गया, लीक पेपर आउट हुआ है, तो 50 पेपर लीक होते होंगे। सरकार के संरक्षण में, इनके मंत्री के संरक्षणों में ऐसे लोग पनपते हैं, अधिकारी पनपते हैं जो पेपर लीक कराते हैं।
सबसे बड़ी शर्म की बात सर, आज के लेकिन जमाने भाजपा तो में ये कह रही है कि जब से हम सरकार में आए हैं तब से पूरे मामले का पर्दाफाश हो रहा है। जब आप थे तो वहां पर ना कार्रवाई होती थी, न मामले का कभी खुलासा हुआ है। नहीं, ये तो देखिए, मैंने कहा नहीं, उनको बातें आती हैं। मैं बड़ा बढ़िया आपको 2 शेर सुनाता हूँ, सब सुनिएगा। एक तो मैंने पंत साहब की बात सुन नहीं पाई। मैं तो पंत साहब को मानता हूँ, रेफरी हमारे हैं। मैं नहीं सुन पाया, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, पांडे जी आप भी सुनिए कि अभी इन्होंने कहा, हमारे त्रिवेदी जी ने कहा हमें वोट कम मिला, इन्हें ज्यादा मिला। देखिए, ये जो हमारे देश का लोकतंत्र है अभी उतना प्रभावी नहीं है कि ताजा हवा का झोंका पैगाम दे रहा है, जो रिश्ता तेरा मेरा उसे नाम दे रहा है, और करने लगे वकालत की लोग कातिलों की, करने लगे वकालत क्यों लोग कातिलों की, जब जर्रा जर्रा का उनको इल्जाम दे रहा है, जब जर्रा जर्रा उनको इल्जाम दे रहा है। सरेआम देश के अंदर मर्डर होते हैं, सब देखते हैं और लोग बच के आ जाते हैं, उसके बाद वो तथाकथित नेता बनते हैं, तो क्या वो अपराध से बच जाएंगे, अपराधी कहलाएंगे? अगर सरकार बना ली है तो इनके अपराध पर्दे के पीछे नहीं जा सकते, सामने रहेंगे। 3 करोड़ 11 लाख वोट इनके खिलाफ पड़ा है। सारा दिल्ली का साम्राज्य, सारे शक्ति, अडानी अंबानी, नए जो उनके टाटा बने बच्चे, वो पूरी टीम लगी हुई थी, तब जाके 3 करोड़ 11 हमें मिले हैं और इनको मिले 30-70। बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, फर्क था 5% का। हमारे साथ वो जो कुछ खामियां रही, हमको मालूम क्या रही, इनकी पूरी ताकत लगी रही। तो इनके जो 5 साल के जो पाप थे उन पर पर्दा नहीं पड़ सकता है। जो किसान मरा है, जिसने आत्महत्या की है, जिन बच्चों की फीवर लीक आउट के भविष्य खराब हुआ है, वो कभी इन्हें माफ नहीं कर सकता है। शिक्षा में तो घर बैठे रो रहे हैं, तमाम रोजगार निकलने के बाद रोजगार टल जाता, नौकरी टल जाती है, पेपर लीक होते हैं। ठीक है, ये कैसे शरद जी, ठीक है शरद जी, आप कहते हैं कि आप भूमाफियाओं पर शिकंजा कसेंगे। सर, कसिए, आपकी जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करेंगे, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन सर, महंगाई का भी मुद्दा है, रोजगार का भी मुद्दा है, आखिर इस पर भी तो काम करना होगा सर। मुद्दे हैं, इनका जवाब देना पड़ेगा। शरद जी, मुझे 2 मिनट का वक्त दें, क्योंकि हमारे मित्र पांडे जी मुझसे बड़े हैं, वो तेजित हो जाते हैं तो बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है सर, बोलिए। आप बोलिए, मैं आपको पूरा सुनूंगा। बोलिए त्रिवेदी, बोलिए। ये एक हमारे यहाँ अडानी और अंबानी, हम लोग हमारे नेताओं का तकिया कलाम बन गया। मैं आपको अडानी अंबानी नहीं, मैं अमुक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नाम बता रहा हूँ। अनिल अंबानी को समाजवादी सरकार ने, और हमारी सरकार उसके बाद नहीं आई थी, समाजवादी सरकार ने दादरी में थर्मल पावर स्टेशन बनाने के लिए जमीन किसानों की छीन के दी थी, जिसको कैंसिल बहन मायावती ने किया है। तो ये तो अडानी और अंबानी की कहानी है। दूसरी चीज ये है कि जो महंगाई की बात कर रहे हैं, वायरस हम लेके नहीं आए थे, और तेल हमारे यहाँ नहीं होता है, हम तेल आयात करते हैं। वायरस के दौरान 2-2.5 साल पूरा देश लॉकडाउन में था, एरिया सील कर दिए गए थे, लोगों को निकलने से मना कर दिया गया था। जो सबसे बड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है, रियल एस्टेट है, उसको टोटल बंद कर दिया गया था, जहां से मजदूर भाई हमारे अपने अपने गांव उनको पलायन करना पड़ा था। आज भी वो हालत नहीं है कि नौकरियां पूरी तरह वापस आई हैं, उद्योग दोबारा से। अभी 3 महीने पहले अभी भी जो वायरस का जो शक्ति है वो अभी भी चल रही है। मास्क अभी भी पहनाया जा रहा है, वैक्सीनेशन अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। तो अभी भी पूरी तरह खोल के व्यापारियों को या उद्योगों को या जो निजी क्षेत्र है, एमएसएमई को छूट नहीं है अपना काम करने के लिए। उससे कमी हो रही है, उस कमी की वजह से रेट बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि $70 पर बैरल तेल से लेके आज $140 पर बैरल, 135 के ऊपर आंकड़ा जा चुका है। सरकार ने इसको रोकने की कोशिश करी है। ऑयल बॉन्ड जो है, वो ऑयल बॉन्ड का ये मतलब नहीं है कि बैकफुट पर तो आप आ रहे हैं सर शरद जी, बैकफुट पर तो आप आ रहे हैं। इलेक्शन थे, इलेक्शन कंप्लीट हुए, रिजल्ट आए, तब तक ना तो कोई दाम बढ़े, ना कोई परेशानी हुई। शरद जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं मैं। देखिए, सवाल इसलिए खड़ा होता है सर कि देखिए, इलेक्शन था, रिजल्ट आए, तब तक कोई दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई, और रिजल्ट जिस दिन आए उसके 7 से 8 दिन बाद अचानक से हम देखते हैं कि लगातार रोज जो है सर, आज भी 80 पैसे जो दाम है वो बढ़े हैं।
तो इसके पीछे की आखिर रणनीति क्या है, ये साफ कर दीजिए आप, लोग परेशान हो रहे हैं सर। देखिए, पहले हम नॉन टैरिफ बैरियर्स को यूज कर रहे थे, हम और तरीके अपना रहे थे, लेकिन जब एक सीमा के बाहर चला जाता है तो कुछ ना कुछ हम लोगों को उसका भार बांटना पड़ता है। सारा भार सरकार नहीं ले सकती है, और जो राज्य सरकारें इसके खिलाफ है वो अगर वैट उसमें से हटा दे तो वैसे ही कम हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि टैक्स राज्य सरकारों को भी चाहिए, इसलिए राज्य सरकारें टैक्स नहीं कम कर रही हैं। तो ये हम लोगों ने नहीं किया है, और जब हम लोग नहीं उसको संभाल सके अपने निजी संसाधनों से, तब हमको थोड़ा सा भार बांटना पड़ा है। यानी और अभी नहीं बढ़ रहा यानी है। कि आप अभी हम लोगों ने ये आश्वस्त कर रहे हैं, आप ये आश्वस्त कर रहे हैं कि लगातार भाई, सरकार मैं काम भी कर रही बोलूं? है, जीत हो रही है। सरकार काम कर रही है, इन तमाम पांडे जी मुद्दों को बहुत लेकर देर से सरकार शांत काम कर रही है। बहुत देर से पांडे जी शांत हैं। ठीक है, ठीक है कृष्णकांत जी, पूरा सुना। ठीक है जी, कृष्णकांत जी, अब उनके बोलने का मौका है सर। कृष्णकांत जी जी। देखिए, सरकार काम कर रही है, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, जो कुछ भी खामियां हैं उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। तो फिर अब समस्या क्या हम है ये सर? नहीं समझ पा रहे हैं, हम कृष्णकांत नहीं जी। समझ पा रहे हैं कि शरद त्रिवेदी जी जी एक सम्मानित व्यक्ति है, वह यहाँ किसको समझा रहे हैं। इंडिया न्यूज के दर्शक भी तमाम देख रहे होंगे, करोड़ों, वो भी देख रहे होंगे, तो बता रहे हैं कि दाम बढ़ गया, बढ़ाया जा रहा है। ये 137 दिन तक क्या दुनिया में क्रूड ऑयल का दाम नहीं बढ़ा था? जो दाम स्थिर था उत्तर प्रदेश और पूरे देश में, ऐसा क्यों? इसका जवाब इनसे चाहिए। दूसरी चीज, $148, $140-135 से $105 पे पेट्रोल क्रूड ऑयल इस समय आ गया है। फिर भी 80 पैसा पर डे, 12 दिनों में 10 बार दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? 26 लाख करोड़ रुपया केवल पेट्रोल और डीजल से आ चुका, उसके दाम क्यों? आखिर ये पैसे का क्या हो रहा है देश में? ये इनके महंगाई के, इनके कह देने से हर चीजें नहीं हो जाएंगी। एक सम्मानित तरीके से मेरा इनसे एक सवाल है कि क्या महंगाई जब क्रूड ऑयल का दाम घटता है, भारत के पड़ोसी राज्य जिनकी हैसियत और स्थिति हमसे बहुत कमजोर है, जो हमारे सामने कहीं नहीं टिकते, उनके यहां पेट्रोल और डीजल के दाम हमसे कम है। जिस नेपाल को भारत भी सप्लाई करता है वहां भी दाम कम है। आखिर वह कौन सी ऐसी चीज है हमारे आदरणीय, माननीय और कौन कौन अलंकार ये लोग लगाते हैं प्रधानमंत्री जी के, और कौन से खर्चे एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं कि दुनिया हमारे पड़ोसियों के यहाँ कम है, लेकिन अच्छा ठीक है कृष्णकांत जी, कृष्णकांत जी देखिए, आप भी केंद्र में रहे हैं ना सर? कृष्णकांत जी, आप भी केंद्र में रहे हैं, आप जरा बता दीजिए, आप जरा यहाँ बता दीजिए। सचिन जी सवाल समझ गया जी। 148, आप पत्रकार है, आपको हमसे बेहतर तरीके से पता, पैनलिस्ट भी सभी सम्मानित बैठे हुए, पीयूष पंत जी की आवाज नहीं सुन पाया, लेकिन बड़े पत्रकार जी। $148 तक मनमोहन सिंह जी के समय में क्रूड ऑयल का दाम गया था, और हमने बेचा कितने में था? हमने 70 रुपया लीटर से ऊपर पेट्रोल नहीं, 56 रुपया। देखिए सवाल मेरा यही है सर, सवाल मेरा यही है सर कि आखिर क्या वजह रही, क्या रणनीति थी आपकी कि आखिर आपने 70 रुपए के अधिक अपने पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए? और जिस समय क्रूड ऑयल का दाम 0 पे आ गया था, 0 पे, उस समय भी हमने 90 रुपया का पेट्रोल और डीजल इसी देश में खरीदा है मोदी जी के समय में। ये क्या हो रहा है? आप जब सीखने को तैयार नहीं, जबरदस्ती आप बहस करने को तैयार है। पूछ तो रहे हैं, मैं अभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार पे सवाल नहीं कर, क्योंकि अभी उनके बने हुए कुछ ही दिन हुए, लेकिन एक विपक्ष होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी हो कि क्या इंटर का पेपर नेहरू जी ने लीक करवा दिया था? कहा जा रहा है कि यहाँ जो है अपनी मर्जी के, आप अपने मंत्रियों पे यकीन नहीं करने को तैयार हो। कह रहे हैं कि लॉटरी सिस्टम से आपके निजी स्टाफ दिए जाएंगे। आप दिल्ली या उत्तर प्रदेश के किसी भी अन्य राज्य में जब आप जाओगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सूचित करके जाओगे। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी यशस्वी मंत्रियों पर यकीन नहीं कर रहे हैं। तो यह कहीं न कहीं जो आपस शरद जी ऐसा है क्या सर? शरद जी ऐसा है क्या सर? क्या सीएम योगी अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं करते? ठीक है कृष्णकांत जी जवाब दीजिए सर। शरद जी, उन्होंने काफी प्रश्न उठाए, मैं उसके पहले जवाब दे दूं तेल का।
जिन देशों ने तेल फ्री बांटा है या जिन देशों ने इतनी सब्सिडी दे दी कि उनके खर्चे नहीं चल रहे थे, उनमें से एक श्रीलंका है जो आज ये हालत है उनकी कि 60% उनके जनरेशन प्लांट बंद हो चुके हैं और उनको तेल भारत से शायद कल पहुंचने जा रहा है। 1.5 मिलियन टन तेल भारत ने उनको भेज रहा है और इमरजेंसी एड दे रहा है। $1.5 बिलियन की एड ऑलरेडी तय हो चुकी है, उनको दी जा चुकी है। जो इस तरह की नीतियां अपनाते हैं उनको इसका भुगतना पड़ता है। हम लोग इस तरह की नीतियां नहीं अपना रहे हैं, हम लोग कोई भीख का टोकरा लेके किसी देश के पास नहीं जा रहे हैं। और जैसे हमारे बड़े भाई पांडे जी ने कहा कि ये लोग जो हमारे देश जिनको मदद दे रहा है, नेपाल को मदद दे रहा है, भूटान को मदद दे रहा है, क्योंकि हमारी नीतियां इस तरह की हैं। हम फ्री में दान में नहीं दे रहे हैं, हमारे संबंध है। और आपकी पार्टी तो इतने साल केंद्र में रही, तो आपको मालूम होना चाहिए भारत की, लेकिन फिर भी वो कम में बेच रहा है, किया तो आज भी वही कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि राजीव जी के टाइम में, ये नेहरू जी के टाइम में पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन नेहरू जी के टाइम में सबसे पहला जो स्कैम हुआ था, जीप स्कैम था, वो नेहरू जी के संरक्षण में हुआ था। 48 क्या जीप स्कैम के बारे में आपके बताएंगे या केवल आरोप भी के परिवार ताजा बातें करिए, ज्यादा पुरानी बातें। ठीक है शरद जी, ठीक है सर, देखिए आपके पार्टी के तो बड़े नेता तो मान लीजिए वो तमीज से थोड़ा अलग हट चुके हैं, मैं उनको और कुछ तो नहीं कहूंगा, बड़े सम्मानित है वो, लेकिन आप थोड़ा संस्कार में रखिए, संस्कार में रहिए। नेहरू जी का कष्ट आपको अगर होता ना तो आज डैम नहीं होते, IIM नहीं होता, IIT नहीं होता, आज होता क्या, अंबानी और अडानी ही रह जाती। या केवल यह देश आज बिक्री के लिए है। 7 साल में मैं केवल एक सवाल आपसे पूछता हूं, बड़े आदर के साथ पूछता हूं कि कोई एक चीज बता दीजिए जिसका इन्होंने देश के लिए उद्घाटन किया हो। वो कौन सी परिस्थिति है कि एयरपोर्ट बनने के पहले नीलाम हो जाता है, शिलान्यास और उद्घाटन के पहले ठीक है शरद जी, जाता है। ठीक है कृष्णकांत जी, सुनिए 67 के पहले सारे नहीं ठीक है सर, आप लेकिन देखिए तमाम बड़े आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखिए आपका ये धर्म में क्या सवाल कीजिए, ठीक है मेरी बात सुनिए कृष्णकांत जी, ठीक है हाँ ठीक है, एक मिनट कृष्णकांत जी, एक मिनट रुकिए। अच्छा ठीक है अशोक जी, आपने तो कांग्रेस के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा है, ठीक है एक मिनट रुकिए सर, ठीक है कृष्णकांत जी एक मिनट रुकिए सर। अंबानी जी के साथ श्रीमती गांधी भोजन कर रही हैं, आप देख लीजिए। ठीक है क्या यह देश सब किसान भोजन कर रही हैं, ठीक है कृष्णकांत जी। विकास दुबे योगी के साथ में फोटो थे, इस प्रदेश का सबसे बड़े हत्यारे विकास दुबे की फोटो योगी के साथ मैंने देखी थी। गिरवी हो जाएंगे, इस तरह फोटो मत दिखाइए तंवर जी, आपका स्तर के साथ बड़े स्तर के आदमी है, आपका स्तर करता है, ऐसी फोटो मत दिखाइएगा। उद्योगपति भी इस देश का, उसकी भी 1.5 लाख करोड़ का जो खरीद हो रही है। ठीक है सर, ठीक है एक मिनट रुकिए सर, होल्ड सर, ठीक है कृष्णकांत जी एक मिनट होल्ड सर, ठीक है सर। देखिए आप कितने माननीय सर, मेरी बात तो सुनिए सर कृष्णकांत जी एक मिनट सर प्लीज सर, ठीक है कृष्णकांत जी रुकिए ना सर, ठीक है सर। फैक्ट्री कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर की रक्षा फैक्ट्री नहीं लगने दी, 2 करोड़ रोजगार देश में आज तक नहीं लगने दी। क्यों नहीं लगने दी? आपके जो होती थी, कौन सी परीक्षा कृष्णकांत जी एक बार रुकिए ना सर देखिए ऐसे आवाज सर यहाँ पर किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी सर, देखिए प्लीज सर। क्या हुआ, ठीक है, उन्नाव की इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी FIR नहीं हो रहा था। उन्नाव नहीं, बहुत घटनाएं हैं, एक साथ 5 ब्राह्मणों को घटनाएं हुई हैं अपराध की इस पूरे प्रदेश के अंदर 5 साल में, महिला का अपहरण किया जा रहा था, ठीक है किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जा रही है और आज भी उसका बाप कैबिनेट। अरे कृष्णकांत जी सुनिए ना सर देखिए सर मेरी बात तो सुनिए ना सर कृष्णकांत जी एक मिनट होल्ड कीजिए सर, कृष्णकांत जी एक मिनट होल्ड कीजिए सर प्लीज सर। आप देखिए आप सभी से मेरा एक ही अनुरोध है, आप सभी माननीय हैं, अगर एक एक कर बोलेंगे तो सबकी बात समझ में आएगी और फिर आप किसी भी सवाल का जवाब दे पाएंगे। ठीक है पीयूष जी देखिए सर ये बड़ी विडंबना है। आप भाजपा से पूछिए तो भाजपा कांग्रेस पर लगाती है आरोप, आप कांग्रेस से पूछिए तो वो भाजपा पर लगाते हैं आरोप, आप सपा से पूछिए तो वो भाजपा पर लगा रहे हैं आरोप। बड़ी विडंबना है सर, जनता परेशान हो चुकी है इन तमाम चीजों से। बड़ी बात यह है कि देखिए सर महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है,
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काम किया जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जनता परेशान है कि आखिर भरोसा करें तो किस पर। देखिए निश्चित रूप से ये दिक्कत है जनता की, क्योंकि देखिए अंत में ठगी जनता ही जाती है, क्योंकि हर पार्टी बड़े बड़े क्लेम करती है, बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े जो है कि घोषणाएं करती है, और लेकिन अंत में होता क्या है? अंत में देखिए जनता ने भेज दिया, सरकार बना के उत्तर प्रदेश में भेज दी, लेकिन क्या हो रहा है आप देखिए। आज ही की बात है, देखिए गाजियाबाद ले लीजिए और बुलंदशहर में 2 घटनाएं हुई है लूट की, जो जहां बैंक और वो प्राइवेट जो फाइनेंशियल कंपनी उसमें लूट की घटनाएं हुई है वहां। वही योगी आदित्यनाथ जी जो है टूर पे जा रहे हैं, पूरा दौरा कर रहे हैं पूरा, और देख रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कानून की व्यवस्था के नाम पे 2 घटनाएं हुई जिसमें लूटपाट की उसमें। और वहां का अभी भी गाजियाबाद के एसएसपी जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, अभी भी वहां पे कोई उसका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, उसकी जगह एक एडहॉक एसएसपी अभी रखा गया है। तो किस बात की ये भारतीय जनता पार्टी बात करती है? और जिस तरह से पवन कुमार को सस्पेंड किया गया है, उसके पीछे कारण कुछ और है। कहा गया कि वो डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी उन्होंने किया, जो 25 लाख की लूट हुई थी पेट्रोल पंप की उसकी, लेकिन बात दरअसल ये है कि उसमें 2 कैसे किस्से। एक तो ये है कि चूंकि इनके जो गाजियाबाद के इनके वो जो लोनी के जो इनके विधायक है, उनके कंप्लेंट पे, और चूंकि वहां पे ये आरोप था कि गोवंश लेके लोग जा रहे थे, और जो इंस्पेक्टर था उसने जो है उन लोगों को बिना अरेस्ट किए जो है कि उस पर गोली चला दी एनकाउंटर के उससे, तो उसको इंस्पेक्टर को एसएसपी ने सस्पेंड किया था कि आपने बिना रूल फॉलो किया, ऐसा क्यों किया। ये एक जो था कि तो जो लोनी के विधायक है, ये उन्होंने उसके समर्थन में आ गए, इंस्पेक्टर के समर्थन में आ गए, क्योंकि हिंदू मुसलमान फिर यहाँ पे आ गया। दूसरी घटना देखिए इंदिरापुरम की होती है। इंदिरापुरम की घटना है जहां पे एक पार्किंग स्टैंड का वाला जो व्यक्ति था मालिक, वो आरएसएस का जो लोकल वर्कर है उसका भाई था, वो उसकी कहासुनी हो गई एक दूसरे व्यक्ति से वहां पार्किंग गाड़ी खड़ी करने में, वो एक मुसलमान था। उनमें आपस में हाथापाई हुई, काफी जो है लड़ाई झगड़ा हुआ, और उसके बाद उसने जो उस व्यक्ति ने पिस्टल निकाली जो लाइसेंस ही थी उसकी, लेकिन उस पर एफआईआर लग गई, उस पर सब कुछ हो गया, इनको बचा लिया गया और उसके आधार पे जो है सस्पेंड किया गया उनको, जबकि उनको 2 बार अवार्ड मिल चुका है पवन कुमार को, और काफी ईमानदार माने जाते हैं। अच्छा, तो ये हो रहा है। देखिए अभी क्या है कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ पे पहले आरोप लगता था पिछले बार कि वो जो है कि सुनते नहीं है पार्टी कार्यकर्ताओं की, और जो है कि वो अधिकारियों पे ज्यादा निर्भर रहते हैं। अब वो अपनी दूसरी पारी में उल्टा कर रहे हैं। शायद वो कोई दबाव है उनका पार्टी का उनके ऊपर उनका, कि अगर आपको इस बार चलानी है सरकार तो आपको सुननी पड़ेगी। उसका परिणाम हम देख रहे हैं किस तरह से वो आईपीएस अफसर को सस्पेंड कर दिया गया, 2 कारणों से, इस कारणों से, न कि उस कारणों से कि लूट। और देखिए वहां पे कोई अब कानून व्यवस्था देखने वाला नहीं है, 2 लूट की घटनाएं हो चुकी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बात बहुत की जाती है, जनता को कुछ मिलता नहीं, हासिल नहीं होता है। और आप बताऊं, जैसे अभी देखिए शरद जी कह रहे थे कि साहब पेट्रोल को लेके, तो देखिए ये बात सही है कि हुआ क्या है कि आपकी सरकार ने मार्केट के हवाले कर दिया सब कुछ। सरकार का फर्ज होता है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जनता को राहत दे, और जो पेट्रोल और डीजल है उनके दाम भले ही कितने बढ़ जाएं, लेकिन जो है 50% तो सरकार का टैक्स उसमें होता है। तो सरकार अपने टैक्स में जो है कि कटौती करके जो है वो राहत दे सकती है उसमें। तो ये, और देखिए इसी तरह से आप देखिए 15-16 रुपए बढ़ा दिया गया जो है पेंडेमिक के नाम पे पेट्रोलियम पे टैक्स जो है। जब भी आपने पीएम केयर फंड में बहुत करोड़ों रुपया लिया गया था कि जनता की सहायता करने के लिए, उनको बेड उपलब्ध करे, दवाएं उपलब्ध कराने के लिए, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन उसका हिसाब किताब अभी तक सरकार ने नहीं दिया, क्योंकि और आरटीआई के अंडर में भी उसको नहीं रखा, तो लोगों को पता नहीं है। तो सरकार भी जो है बहुत ट्रांसपेरेंसी नहीं है सरकार। माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी है सर। लेकिन ठीक है, डिलीवर नहीं कर पाती। ठीक है सर, लास्ट कमेंट सबसे 30 सेकंड मिलेंगे। अशोक जी, नए भारत का हिंदुस्तान, नया उत्तर प्रदेश कैसा? अच्छा केवल मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए ना सर। कि पहले देखिए जिस तरह सरकार बनी योगी जी की, तो जो ये बातें कर रही है वो करते जो नई सरकार बनाते हैं जी, जो 5 साल में हुआ है उसके लिए पहले तो माफी मांगते, बेरोजगारी जो भी गलत काम दुष्कर्म हुए उसकी माफी मांगते, ये कहते कि मैं आगे ऐसा नहीं होने दूंगा, बड़े गर्व से कहते। उनको ये बड़ा ये इस बात का भ्रम है कि मैंने कुछ अच्छे काम किए। मैं तो तब मानूंगा जब भाजपा के नेताओं ने जो जमीनें कब्जा की है। ऐसा नहीं है
भाजपा के तमाम मंत्रियों के कॉलेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, उनके बड़े विद्यालय चल रहे हैं, उनके बंगले बने हुए हैं, और वो बंगले बिना नक्शा के बने मुझे मालूम है। ठीक है, जिस दिन उन पर बुलडोजर चलेगा तब मैं मानूंगा ये आदमी न्याय कर रहा है। चलिए ठीक है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ ही एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है शरद जी, क्लोजिंग कमेंट सर। ठीक है सर, खुद के जो लोग हैं उन पर ठीक है सर, समय की बहुत कमी है सर, समय की बहुत कमी है सर। शरद जी, क्लोजिंग कमेंट। सचिन जी, हम जिस पे कार्रवाई करते हैं दिक्कत विपक्ष की हो जाती है, हमें उनके खिलाफ घोषित कर देता है। दुबे पे कार्रवाई हुई तो बताया गया कि भाजपा ब्राह्मणों के खिलाफ है। जब कानपुर में व्यापारियों पे कार्रवाई हुई तो भाजपा बनियों के खिलाफ है। जब आतंकवादियों पे कार्रवाई हुई तो भाजपा जो है मुसलमानों के खिलाफ है। इनके शफीकुर रहमान बर्क साहब ने ये बात कही है, तो हमें कार्रवाई कर लेने दीजिए, कोई नहीं बख्शा जाएगा। चलिए एक ये ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शरद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णकांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पीयूष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो बड़ी बहस में मुद्दा यही था कि नए हिंदुस्तान का आखिर उत्तर प्रदेश कैसा होगा, और ये साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं लगातार योगी सरकार काम कर रही है। जो तमाम खामियां थी उसको लेकर भी अब सरकार काम कर रही है, और प्रदेश को सबसे आगे लेकर जाने के लिए रणनीति भी बनाई जा रही है। एक ब्रेक।